डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल विज्ञानिस्तान में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये बेसिकली 10th क्लास के बच्चों के लिए की है, 10th साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए की गई है। इस सीरीज़ में मैं आपको हर लेसन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से करवाऊँगा ताकि आपका जो बोर्ड का जो टारगेट है वो सेट हो सके और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लेसन नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। और लेसन नंबर 1 में जो नाम है, लेसन नंबर 1 का जो नाम है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, रसायन विज्ञान का चैप्टर है। तो इसी का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने भाग होते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो पदार्थों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो पदार्थ 9th में हम लोगों ने पढ़े थे, जिनका द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरते हैं पदार्थ कहलाते हैं। इनकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। उनके अंदर चेंजेस होते हैं। चेंजेस जो हैं वो सामान्यतः 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक अवस्था में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं और रासायनिक अवस्था में होने वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। उन्हीं रासायनिक परिवर्तनों को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। उन्हीं रासायनिक जो परिवर्तनों को अभिक्रिया के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जो कि एक गैस है, हम उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन जो भी एक गैस है से करवाते हैं तो हमें जल की प्राप्ति होती है जो द्रव अवस्था में है, यानी कि जो लिक्विड फेज में है। तो यहाँ अगर हम लोग देखें कि हाइड्रोजन जो है वो गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, जो आपस में रिएक्शन करके वाटर बना रही हैं, यानी कि इनकी भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन हो ही रहा है, साथ के साथ इनकी रासायनिक जो संयोजकता है उसके अंदर भी चेंजेस आ रहा है। उसी तरह से आपकी बुक में पेज नंबर 1 पर एक रिएक्शन दी गई है, उसमें कहता है कि मैग्नीशियम की रिबन जो है, यानी कि मैग्नीशियम धातु की जो रिबन है उसको यदि हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बनता है। यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। ये जो चीज़ है ये क्या किया है कि यहाँ पर रासायनिक समीकरण को या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया है। दूसरे नंबर पर चीज़ आ जाती है कि रासायनिक अभिक्रिया के भाग। रासायनिक भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया के भाग, पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो अपने पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने किया है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करवाई है, जिसके फलस्वरूप हमें वाटर प्राप्त हुआ है। तो आप लोग देखोगे एक जो चीज़ है वो एरो के निशान से, इस तीर के निशान से
बाईं तरफ रखी जाती है, लेफ्ट हैंड की तरफ रखी जाती है, और दूसरी जो चीज़ है अभिक्रिया करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में रखते हैं। तो ये जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। ये हैं आपके अभिकारक। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य रूप से दो भाग बताए गए हैं, एक है अभिकारक और दूसरे हैं उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। अभिकारक और उत्पाद, अभिकारकों को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है जबकि उत्पादों को हमेशा राइट हैंड साइड में रखा जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग अभिकारक की परिभाषा बताते हैं तो अभिकारक की परिभाषा होती है वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं। जबकि उत्पाद अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसी के साथ एक और केमिकल रिएक्शन हम लोग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ मेथेन CH4 की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाता हूँ, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर हमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर और साथ में आपके ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये पहला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है, बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसमें आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देंगे और दूसरे नंबर पे आप रासायनिक अभिक्रिया के भाग बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग हैं, पहले जो हैं वो हैं अभिकारक और दूसरे जो हैं वो हैं उत्पाद। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो रिजल्ट होता है उसको शो करने के लिए यहाँ पर तीर का निशान जो है वो उपयोग में लिया जाता है। ये मैं आगे के क्वेश्चन है उसमें भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर जनरली आप सुनिए कि एक जो तीर का निशान है वो इस तरीके से है, इस तरीके से, और एक जो तीर का निशान मिलेगा वो आपको दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए मिलेगा। तो ये जो तीर का निशान है ये एकल अभिक्रिया को, यानी कि ये ये जो है ये आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाता है, जबकि ये जो एरो का निशान है ये यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती हैं? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। देखो अभी जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थों में क्या होता है, पदार्थों में होता है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। रासायनिक परिवर्तन, जो रासायनिक परिवर्तन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है। हम कह देते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया हुई है जी, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को यदि रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक और भाग ले रहे हैं, रिजल्ट जो बन रहा है वो बन रहा है उत्पाद। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट हैं, एक है अभिकारक और एक है उत्पाद। अगर किनको कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा बनने वाले उत्पादों को रासायनिक प्रतीकों या चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, चिन्हों के द्वारा
चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को या ऐसे जो केमिकल अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है, उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि जैसे कि अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाइड्रोजन 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 गैस ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर जल बनाती है। तो ये एक स्टेटमेंट है जो हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। अगर यही चीज़ अंग्रेजी भाषा का बालक बोलेगा तो कहेगा हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, मतलब कि ऑक्सीजन गैस आर रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म वाटर, ये बोलेगा। यहाँ पर कहीं भी केमिस्ट्री के सिंबलों का यूज नहीं हुआ है, तो हम इसे केमिकल रिएक्शन नहीं बोल, सॉरी हम इसे केमिकल इक्वेशन नहीं बोल सकते, हम इसे रासायनिक समीकरण नहीं बोल सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस किससे रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है, जिससे बन रहा है आपका वाटर यानी कि जल। उसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे हाइड्रोजन गैस आर रिएक्ट विद क्लोरीन देन फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से Mg आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड सॉरी। तो यहाँ पर आप ये जो चीज़ बताओगे, ये बताओगे आप लोग कि ये रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने रासायनिक सिंबलों का यूज किया है, केमिकल सिंबलों का यूज किया है। अब आ जाता है नेक्स्ट, इसी का सब क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, वो आ जाता है जी आपका कि रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर दो तरह के टाइप बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी में। पहला जो टाइप बताया गया है वह बताया गया है कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण। कंकाली समीकरण को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। जबकि इसका जो दूसरा टाइप आ जाता है वो आ जाता है जी आपका संतुलित, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। एक बात याद रखना आप लोग कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल रहेगा राइट हैंड साइड के, यानी कि जो द्रव्यमान अभिकारकों का रहेगा वही द्रव्यमान उत्पादों का भी रहेगा, ना ये बढ़ता है ना ये घटता है। ये नियम जो है ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि मास कंजर्वेशन लॉ। मास कंजर्वेशन लॉ क्या है कि द्रव्यमान जो है पदार्थों का संरक्षित रहता है, चाहे परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो। तो यहाँ इसी बेस पर हम लोगों ने इसके दो टाइप बताए। एक बताया कंकाली समीकरण, यहाँ देखिए आप लोग इस जगह पर देखिए, मैंने कहा कि हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाती है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला भी सही है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला भी सही है, और वाटर का जो फॉर्मूला है वो भी सही है। लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो क्या होता है, लागू नहीं होता। देखिए बात सुनिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, वहीं यहाँ ऑक्सीजन 2 है जबकि यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ ऑक्सीजन की डिसबैलेंसी हुई है, यानी कि अभिकारक की तुलना में उत्पाद में ऑक्सीजन की कमी आई है। इसको संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो हो गए हैं वो 2 हो गए हैं। लेकिन
जैसे ही हम यहाँ 2 लगाते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमें 2 लगाना। अब देखिए आपकी ये जो समीकरण है ये संतुलित है। दूसरा एक और एग्जाम्पल ये रहा आपके, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्शन कर रही है क्लोरीन गैस से। हाइड्रोजन अभिकारकों की तरफ 2 हैं जबकि यहाँ 1 ही है। बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाने पड़ेंगे और देखिए आप लोग इसको लगाने से क्या हुई, ये समीकरण बैलेंस हो गए। उसी तरह से आपका मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को देखिए आप लोग Mg जो है वो 1 है इस साइड में, यहाँ पर भी 1 है, बैलेंस है। जबकि ऑक्सीजन जो है वो 2 है, यहाँ 1 है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे और जिसकी वजह से Mg के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो इसको हम लोग यहाँ से बैलेंस करेंगे। अब इसके लिए कोई नियम नहीं है कि समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाए। समीकरणों को संतुलित करने के लिए आपकी बुक में दे रखे ये हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि बिल्कुल सिंपल सी है। हिट करो, निशाना लग जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से ट्राई करो। अर्थात बैलेंस करने के लिए, समीकरण को बैलेंस करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपकी समीकरणें जो होती हैं वो बैलेंस हो जाती हैं, आपका आंसर आ जाता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह का रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप लोग कहोगे कमेंट में, आप लोग बताओगे तो मैं आपको इस लेसन की कुछ ऐसी ट्रिक्स दे दूंगा जिसकी सहायता से क्या होगा, आपको केमिस्ट्री जो हो जाएगी वो ईजी हो जाएगी। आप यहाँ गौर से समझिए, ये जो 10 क्वेश्चन है ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर अभी मैंने बेसिकली जो इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करना है ये सब चीज़ें जो है मैंने अभी नहीं सिखाई हैं। यहाँ पहले मैंने आप लोगों को क्या किया, 70% सिलेबस कवर कर रहा हूँ। तो 70% सिलेबस में आपका मोस्टली जो थियोरेटिकल पोर्शन आ जाता है केमिस्ट्री के लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 का, वो सारा का सारा जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जब हम लोग ये 70% पोर्शन कर लेंगे, इसके बाद हमारा रिमेनिंग जो 30% पोर्शन है वो आने वाले दिनों में जो लेसन्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का जुनून रहा सीखने का, तो ज़रूर मैं आप लोगों को वो चीज़ें सारी की सारी सिखाऊंगा। आपके कमेंट्स जो हैं वो आने चाहिए, ठीक, जो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आ रही है और क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। ये चैप्टर बिल्कुल ईजी बना दूंगा मैं आप लोगों के लिए, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में ये अच्छे मार्क्स दिलाएगा आपको। केमिस्ट्री से घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइंस को आप साइंस की तरीके से पढ़िए, ठीक, टेक्निक्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कम शब्दों में हमने बता दिया कि पदार्थों में होने वाले जो रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को यदि रासायनिक प्रतीकों या चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इसे हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ मैंने इसके दे दिया सुटेबल आपको एग्जाम्पल। आप कोई भी 2 एग्जाम्पल जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर जो है एक और पोर्शन जो कवर किया है वो ये किया है कि रासायनिक समीकरण के कितने टाइप्स हैं। How many types of chemical equations? तो there are mainly 2 types of chemical equation. First one is बैलेंस करने से पहले और एक बैलेंस करने के बाद। कंकाली जो शब्द आ रहा है ये स्केलेटल इक्वेशन के नाम से आ रहा है। कंकाल क्या चीज़ होता है, जिस तरीके से एक पतंग है उसमें जो डंडियाँ लगी हुई हैं बांस की, वो उसको शेप देती हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, ये हमारी बॉडी को शेप देता है। उसी तरह से ये केवल और केवल फ्रेम का काम कर रही हैं। यहाँ पर हम लोग बैलेंस नहीं कर रहे, यहाँ बैलेंस से पहले की बात की गई है जिसमें अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन को सिर्फ सिंबल्स की फॉर्म में लिखा है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, सुनिए आप लोग। कहता है कि हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है नाइट्रोजन से, ठीक है जी। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की रिएक्शन होती है जिसकी वजह से बनता है अमोनिया NH3। अब आप इसको जब आप लिखते हो, कहते हो कि हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला ये है, अमोनिया का फॉर्मूला ये है। यहाँ द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही है, कौन कितने हैं, कम है, ज़्यादा है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ये बात हो रही है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है। लेकिन आप जब इसको बैलेंस करते हो, क्यों बैलेंस करते हो, कहते हो कि मास कंजर्वेशन लॉ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा हुआ है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो होंगे, अभिकारक और उत्पाद जो होंगे, उनमें जो परमाणु या अणु भाग लेते हैं उनका द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ना नष्ट होता है ना बढ़ता है।
तब आप क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे। और बैलेंस करने के लिए आपके पास कोई भी इसमें किसी भी तरह के, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको सारी की सारी जो इस लेसन में 17 रिएक्शन है वो सारी की सारी मैं आप लोगों को सिर्फ इसी मेथड से करा दूंगा। बिल्कुल सिंपल है, हिट करना है, ट्राई करना है, रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से प्रैक्टिस करनी है। तो यहां देखिए आप लोग, बात सुनिए, देखते हैं डिसबैलेंसी कहां पर आ रही है। कहता है यहाँ नाइट्रोजन 2 हैं जबकि यहाँ नाइट्रोजन 1 है। बस बात पकड़ में आ गई कि नाइट्रोजन यहाँ 2 कर दिए जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ नाइट्रोजन 2 करते हैं, हाइड्रोजन के क्या ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। यहाँ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के 6 होने से हम लोगों को यहाँ पर, अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 3 से करके देखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर सही आया, आपका बैलेंस हुआ। ठीक, तो ये बिल्कुल छोटा सा स्टेप रहेगा जिसमें आपको क्या करना है, तुरंत के तुरंत पेपर के अंदर जो है अपनी केमिकल रिएक्शंस को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख प्रकार बताइए। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख प्रकार, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहां पर जो रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रमुख टाइप्स हैं, इनमें सबसे पहला जो आ जाता है दैट इज संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जो आपकी अभिक्रियाएं आएंगी वह आएगी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसी का एक और टाइप रह जाएगा, उसे नाम है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तीसरा जो टाइप आएगा वो आएगा, इसमें मेन जो टाइप आएगा वो आएगा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिफ्थ रहेगा ऊष्मा क्षेपी व ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया। नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा, सिक्स्थ जो रहेगा वो रहेगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। तो ये इस लेसन में मेनली जो रिएक्शंस हैं वो 6 तरह की बताई गई हैं। एक और हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था आप लोगों को। एक है जी आपकी उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो ये इस लेसन के, इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो निकलते हैं कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन। और उसके बाद आ जाता है एक और जो मैंने ऐड कर दिया है वो है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यहाँ ये बेसिकली जो 6 टाइप बताए हैं, 6-7 टाइप जो बताए गए हैं वो केमिकल रिएक्शंस के बताए गए हैं। 4 आ जाता है कि संयोजन व वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सही समझाइए। उदाहरण सही समझाते हुए इसमें अंतर बताना है आपको। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन, संयोजन नाम से ही पता चल रहा है, एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि इसमें क्या होता है, योग होता है, योग होता है, योग होता है। किसका, 2 या 2 से अधिक
2 या 2 से अधिक तत्व, परमाणु, अणु या आयन तत्व भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी होते हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने इनके बारे में डिटेल स्टडी की है, मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के साथ बता दूंगा। जबकि वियोजन में क्या होता है, वियोजन में बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा होता है। अपघटन में क्या है, वियोजन में क्या है, कहता वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, वियोजन होता है, टूटता है। अपघटन होता है, घटती है कोई चीज, अपघटन होता है। किसमें, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक तत्व, परमाणु, अणु या आयन, ये लो जी आपकी डेफिनेशन। संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में एडिशन हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि A और B कोई कंपाउंड है और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके AB बना देते हैं। जबकि वियोजन में क्या रहेगा, वियोजन में ये रहेगा कि AB कोई कंपाउंड है जो टूट जाता है A और B में। सिंपल। और देख लेते हैं, जैसे भी इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे। जैसे सोडियम रिएक्शन करता है क्लोरीन से, बना देता है NaCl। बैलेंस करने के लिए वही 2 लगा दिए हम लोगों ने यहाँ पर और यहाँ लगा दिए 2। इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है। कहता है यदि NaCl का विद्युत अपघटन कर दिया जाता है, विद्युत की उपस्थिति में अपघटन कर दिया जाता है, तो ये जी आपकी बन जाएगा Na और Cl, वापस ब्रेक डाउन हो गया। ये लो, जस्ट इसकी उल्टी रिएक्शन है ये बिल्कुल। एक और देख लेते हैं, आपकी एक्टिविटी भी है, ये क्रियाकलाप भी है। हाइड्रोजन की रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं, बन रहा है वाटर, बैलेंस कर दिया तो ये लो जी। और यहाँ जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, विद्युत अपघटन। H2O का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया जाता है, विद्युत अपघटन कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका H2 + O2। बैलेंस करने के लिए हमें वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी पूछा गया है आपसे एक्टिविटी के अंदर। कह रहा है कि जल का अपघटन करने पर कौन सी परख नली में आपके, कौन सी टेस्ट ट्यूब में आपके हाइड्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से कौन डबल होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखो आपके सामने डबल है, जबकि ऑक्सीजन जस्ट आधा है। हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 ही हैं। तो ये है जी आपकी संयोजन और वियोजन। डेफिनेशन भी बन जाती है, एग्जाम्पल भी बन जाता है और डिफरेंस भी बन जाता है। आप इस सरल तरीके से चीज़ों को याद करना से। एक और चीज़ कहता है, अगर हम लोग अपघटन अभिक्रिया की बात करते हैं तो अपघटन अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार की बताई गई हैं आपकी बुक के अंदर। पहला जो है वो है ताप अपघटन। ताप अपघटन यानी कि ऐसा अपघटन जो होता है ताप की उपस्थिति में। दूसरा जो बताया गया है वो बताया गया विद्युत अपघटन, यानी कि ऐसा अपघटन जो होता है विद्युत की उपस्थिति में। और तीसरा प्रकाश अपघटन, ऐसा अपघटन जो होता है जी आपके प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि लाइट की उपस्थिति में। इंग्लिश में देख लेते हैं तो थर्मोलाइसिस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है और फोटोलाइसिस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पर ताप अपघटन कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। गरम करोगे आप इसको, गरम करने का सिंबल बनाना पड़ेगा। गरम करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये तो बैलेंस ही है ऑलरेडी। विद्युत अपघटन का मैंने आप लोगों को करवाई दिया, सबसे सिंपल टाइप का होता है, लैब में आराम से हो जाता है। NaCl जैसे बताया तो Na और Cl में टूट जाएगा, Na और Cl में टूट जाएगा बैलेंस करने के लिए यहाँ पर। और प्रकाश अपघटन का एग्जाम्पल जो है वो है AgBr।
AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो आप इसका जब प्रकाश की उपस्थिति में आप गठन कराते हो, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में इसको आप रखोगे, तो ये चमकीले रंग का होता है, काले रंग में टूट जाएगा, यानी कि बन जाएगा आपका सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो ये जी आपके अंतर जो बन जाता है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में प्रमुख अंतर बताइए। तो संयोजन अभिक्रिया का यहाँ पर रहा। संयोजन अभिक्रिया में एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर कि कैल्शियम जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। जैसे आप लोग बाद में यूज करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज जो है वो करते हो बुझे चूने का, यानी कि H2O मिलाकर इसमें, तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हो, CaOH। सफ़ेदी के लिए इसका यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चूने के रूप में, सफ़ेदी के रूप में इसका यूज किया जाता है। वाइट वॉश इंग्लिश में बोल देते हैं, वाइट वॉश के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका क्वेश्चन है वो है कि विस्थापन और द्विविस्थापन को समझाते हैं, उसमें प्रमुख अंतर बताइए। विस्थापन और द्विविस्थापन, अभी जस्ट पहले जो है वो हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया की है। तो देख लीजिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन। तो विस्थापन अभिक्रिया की डेफिनेशन आती है कि जब कोई कम क्रियाशील तत्व परमाणु अणु या आयन किसी अधिक क्रियाशील तत्व परमाणु अणु या आयन के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह आप लेसन नंबर 2 में भी पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3 में भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। जब आपसे पूछा जाएगा लेसन नंबर 2 के अंदर व्हाट हैपन व्हेन एसिड्स आर रिएक्ट विद मेटल, क्या होता है जब अम्ल धातुओं से रिएक्शन करते हैं, और जब यही क्वेश्चन लेसन नंबर 3 में पूछा जाएगा कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं, तब आपको यही चीज़ मिलेगी। रिपीट कर देता हूँ, देखिए क्या है कि मान लो कि आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप इसकी रिएक्शन जो है वो Na से करवा देते हैं, Na से करवा देते हैं। अब हाइड्रोजन की तुलना में Na अधिक क्रियाशील है, अधिक एक्टिव है, ये मोर एक्टिव है। तो ये क्या करेगी, इसको ट्रांसफर कर देगी। ट्रांसफर करने से आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा NaCl, और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो मुक्त हो जाएगी। मुद्दा आता है बैलेंस करने का। यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन लगा देते हैं 2 है, जैसे Cl 2 हो गए तो यहाँ लगाने पड़ेंगे, यहाँ लगाने पड़ेंगे तो यहाँ लगाने पड़ेंगे। उसी तरह से अगर आप देख लेते हो यहाँ पर कि H2SO4 आर रिएक्ट विद Zn, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा जिंक एक्टिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस कर दी जाएगी मुक्त। और भी इसमें उदाहरण है, जैसे कि FeSO4, CuSO4 नीले रंग का सॉल्यूशन होता है, नीले रंग का सॉल्यूशन होता है, नीला सॉल्यूशन होता है, नीले रंग का विलयन होता है, नीला थोथा भी कहा जाता है इसको। कॉपर सल्फेट है, रिएक्शन कर रही है Fe से, लोहे की कील डाल दी गई इसके अंदर, तो क्या हुआ कि इसका कलर चेंज हुआ। क्यों कलर चेंज हुआ, क्योंकि CuSO4 की जगह अब बन गया है FeSO4 और कॉपर कर दिया गया है बाहर। तो ये होती है जी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, कोई एक तत्व परमाणु अणु या आयन किसी अन्य अधिक क्रियाशील, तो एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि कम क्रियाशील को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया, किसके द्वारा, अधिक क्रियाशील, मोर रिएक्टिव के द्वारा, अधिक क्रियाशील के द्वारा यहाँ पर रिएक्ट। भाई सिंपल सी चीज़ है, अगर हम एक्टिव नहीं होंगे तो हमें भी क्या होगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, हमारी जगह किसी और को ले आ दिया जाएगा। तो ये है जी विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा आ जाता है इसका जस्ट एग्जाम्पल, इसका उल्टा जो आ जाता है वो आ जाता है द्विविस्थापन। नाम से ही पता चल रहा है द्विविस्थापन। यहाँ पे ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन दो चीज़ों का होगा। A और B कोई कॉम्बिनेशन है और C और D का कोई कॉम्बिनेशन है, तो बन जाएगा AC
Bt। उदाहरण के लिए ये समझाएं तो अपने बात कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl रिएक्शन कर रहे हैं, क्षार और अम्ल रिएक्शन कर रहे हैं। लेसन नंबर 2 में भी आप लोग ये करोगे तो बन जाएगा आपका NaCl और साथ में H2O। ये लो जी। उसी तरह से एक उदाहरण है BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो रिएक्शन होगी तो यहाँ पर देखो ये चीज़ Ba और Na और Cl2 और SO4, तो Ba के स्थान पर तो चला जाएगा Na और Ba Na के स्थान पर तो आ जाएगा आपका NaCl, साथ में बन जाएगा BaSO4। ये लो जी। तो विस्थापन अभिक्रिया जहाँ पर क्या होगा, आपको दो चीज़ें जो होंगी वो ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी। ये जो उदाहरण दिया गया है, ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये दिया गया है न्यूट्रल रिएक्शन यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, बेस को एसिड ने और या फिर कहें तो एसिड को बेस ने क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, उदासीन कर दिया। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि अवक्षेप बन रहा है तो ये जो चीज़ आ जाती है, ये आ जाती है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, अभिक्रिया अवक्षेप बनता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप क्या चीज़ है, जैसे दूध के अंदर यदि हम नींबू की कुछ बूंदें जो हैं वो डाल देते हैं, नींबू के रस की कुछ बूंदें डाल देते हैं, तो हम क्या देखते हैं, दूध जो होता है वो फट जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक लिक्विड ऊपर की तरफ और एक हार्ड जिसका पनीर बनता है। तो ये जो चीज़ नीचे जम गई है भारी होने की वजह से, इसे ही कहते हैं हम लोग अवक्षेप। तो यहाँ पर BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन है, Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों जलीय अवस्था में हैं। लेकिन जैसे हम इसकी रिएक्शन करते हैं BaSO4 आपको अवक्षेप के रूप में मिलता है, इसी वजह से हम लोग इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। ये लेसन नंबर 2 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि क्या होता है जब अम्ल क्षारों से क्रिया करते हैं, तब आपको ये आंसर देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इस रिएक्शन को पढ़कर जाते हैं लेसन नंबर 1 से, तो समझो लेसन नंबर 2 के अंदर ये रिएक्शन आपको नंबर दिला गई। उसी तरह से अवक्षेपण अभिक्रिया एक छुपी हुई रिएक्शन है। एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है अवक्षेपण अभिक्रिया के ऊपर, लेकिन इसको भी डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग कहोगे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उन्हें हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और कभी भी अगर आप लोग अवक्षेपण को लिखते हो, जैसे मैंने लिखा BaSO4 और इसका बना है अवक्षेप, तो आपको नीचे की तरफ एरो का निशान बनाना पड़ेगा। अवक्षेपण अभिक्रिया में अवक्षोभ को दर्शाने के लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जो है एरो का निशान जो होगा वो दर्शाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किए हैं, 5 क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट कवर किए हैं। जो इंट्रोडक्शन था हमारा लेसन का, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो 5 या 6 क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट बनेंगे, उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।